आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रासायनिक संयोजन के नियम। बेसिकली रासायनिक संयोजन के अंतर्गत आपके 5 प्रकार के नियम आते हैं। हाँ, तो हम पांचों नियमों का अध्ययन करने वाले हैं, उन्हें उदाहरण सहित समझने वाले हैं कि बेसिकली वो नियम होते क्या है, और यदि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से बना सके, यही मेरा प्रयास रहेगा इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत जो सबसे पहला नियम है वो बेसिकली आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, ये वाला जो नियम है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत जो आपका पहला नियम है वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताने से पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। देखिए, हम क्या करते हैं, बेसिकली इस प्रकार का एक क्या ले लेते हैं, आपका एक पात्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बेसिकली हम इस प्रकार का एक पात्र ले लेते हैं। देखिए, इस प्रकार का हमने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने क्या भरे, यहाँ पर बेसिकली आपका Na2SO4 का विलयन। किसका विलयन भरे, बेसिकली Na2SO4 का विलयन भरे। मैंने इस प्रकार का एक पात्र लिया है और इस पात्र में मैंने Na2SO4 का विलयन ले लिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक आपकी यहाँ पर मैं इस प्रकार से एक नली लेता हूँ। इस प्रकार से मैं एक नली लेता हूं और उस नली को मैं किसकी सहायता से बांध देता हूं, आपके एक धागे की सहायता से बांध देता हूं। किसकी सहायता से बांध देता हूं, बेसिकली एक धागे की सहायता से बांध देता हूं। ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्या है, बेसिकली आपकी एक नली है। बेसिकली ये क्या है, आपकी एक नली है और इस नली में आपका क्या भरा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर आपका भरा है कैल्शियम क्लोराइड अर्थात CaCl2 भरा है। और ये जो आपकी नली है इसे मैंने एक धागे से बांध दिया है। बात समझ में आई। अब इस प्रकार की मैंने व्यवस्था किया। मैंने क्या किया, एक इस प्रकार का पात्र लिया जिसमें मैंने Na2SO4 का विलयन लिया, उसमें मैंने एक नली लिया जिसमें मैंने कैल्शियम क्लोराइड का विलयन लिया, उसे एक धागे से मैंने बांध रखा हो। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इसका मैं भार नापता हूँ। क्या नापता हूँ, ये जो मैंने संपूर्ण व्यवस्था की है इसका मैं क्या करता हूँ, भार नापता हूँ। हाँ, तो मुझे जो भार प्राप्त होता है वो बेसिकली प्राप्त होता है बेसिकली 300 ग्राम। मुझे भार कितना प्राप्त होता है, इन सब का बेसिकली जो भार है वो कितना प्राप्त होता है, मैंने जो व्यवस्था की उसका भार मुझे प्राप्त होता है 300 ग्राम। बात समझ में आई। अब मैं क्या करता हूं, अब ये जो मैंने धागा बांध रखा था ना, बेसिकली धागे की सहायता से जो मैंने इस प्रकार से रखा था, अब मैं क्या करता हूं, बेसिकली इस नली में जो CaCl2 भरा है इसे मैं उड़ेल दूंगा। यहां पर क्या कर दूंगा, ये जो CaCl2 भरा हुआ है इस नली में इसे मैं Na2SO4 के विलयन में उड़ेल दूंगा। मतलब इसके बाद की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि ये बेसिकली इस प्रकार से आपका पात्र था, यहाँ पे क्या भरा था, बेसिकली आपका Na2SO4 का विलयन यहाँ पर आपका भरा था। अब ये जो आपकी नली है मैंने इसे क्या कर दिया, बेसिकली इस प्रकार से आपका पलट दिया। क्या कर दिया, बेसिकली इस प्रकार से ये जो नली ऐसे रखी थी इस प्रकार से मैंने यहाँ पर पलट दिया। तो अब ऐसी बात है, जैसे पलटूंगा तो जितना भी CaCl2 इसमें था पलटते ही वो कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली पहले किसका विलयन था, Na2SO4 का विलयन था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिकली Na2SO4 का विलयन था। हाँ, अब जैसे मैंने इसको पलट दिया, मतलब कि इसमें जो भी भरा था उसे मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या कर दिया, उड़ेल दिया। तो बेसिकली जो CaCl2 यहाँ पे भरा था वो बेसिकली नीचे आने लगेगा यहाँ पर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Na2SO4 है इससे अभिक्रिया कौन करेगा, जो इसमें भरा था। इसमें क्या भरा था, बेसिकली आपका CaCl2 भरा था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, बेसिकली CaCl2। हाँ, तो देखिए अभिक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, 2NaCl बनता है यहाँ पर और साथ ही साथ क्या बनता है आपका CaSO4। और ये जो CaSO4 है वो बेसिकली पता है होता क्या है, वो क्या करता है, वो नीचे तली में जाके इस प्रकार से क्या हो जाता है, बैठ जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बेसिकली अवक्षेप कहा जाता है। जो नीचे जब अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया हम जिस भी पात्र में कराते हैं तो तली पर जाकर जो ठोस पदार्थ जमा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका अवक्षेप कहते हैं। तो हुआ क्या, बेसिकली Na2SO4
का विलयन था। इसमें हमने क्या करे, बेसिकली जो आपका CaCl2 था इस प्रकार से जो आपकी नली में मैंने भर के रखा था, अब मैंने क्या कर दिया अगले में इस CaCl2 की जो नली थी उसको पलट दिया। तो अब ऐसी बात है जितना भी CaCl2 है वो कहाँ जाएगा, बेसिकली इस विलयन में मिल जाएगा। मतलब कि जो ये आपका Na2SO4 है वो किससे अभिक्रिया कर लेगा, वो बेसिकली ये जो आपका CaCl2 है इससे अभिक्रिया कर लेगा, मतलब Na2SO4 प्लस CaCl2। हाँ, तो होगा क्या, बेसिकली आपका NaCl बन जाएगा। जैसे आपका ये वाला Na2SO4 इस CaCl2 से अभिक्रिया कर लेगा तो बेसिकली आपका क्या निर्मित हो जाएगा, NaCl। देख सकते हो आप NaCl बन जाएगा और साथ ही साथ कैल्शियम सल्फेट का क्या बन जाएगा, आपका अवक्षेप बन जाएगा। इतना किए, उसके बाद हमने क्या किए, फिर से ये जो संपूर्ण व्यवस्था थी उसका फिर से हमने क्या नापे, बेसिकली आपका भार नापे। फिर से भार नापे तो हमारा जो मान प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी कितना प्राप्त हुआ, बेसिकली 300 ग्राम प्राप्त हुआ। क्या हुआ, बेसिकली 300 ग्राम प्राप्त हुआ। एग्जाम्पल समझ में आया। अब समझिए बेसिकली नियम क्या है। इस एग्जाम्पल के साथ ये वाला एग्जाम्पल आपके नियम को कैसे रिलेट करता है, अब वो समझिए। देखिए इसका जो भार है वो बेसिकली कितना है, आपका 300 ग्राम है। और जब मैंने CaCl2 को इसमें उड़ेल दिया तब देखिए इस व्यवस्था का भार भी कितना है, बेसिकली आपका 300 ग्राम है। हाँ, मतलब ये कब की कंडीशन है, ये कंडीशन है जब आपकी अभिक्रिया नहीं हुई थी। ये कब की कंडीशन है, जब आपकी अभिक्रिया बेसिकली नहीं हुई थी। अभिक्रिया होने का मतलब होता है जब आपके दो अणु आपस में मिल जाते हैं, दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। अब बताइए यहाँ पर क्या CaCl2 NO2SO4 आपस में मिले हैं, बिल्कुल नहीं मिले, मतलब यहाँ पर अभिक्रिया नहीं हुई। हाँ, तो ये कब की परिस्थिति, जब अभिक्रिया नहीं हुई है। ये कब की परिस्थिति है, जब बेसिकली आपकी अभिक्रिया हो चुकी है। अभिक्रिया हो चुकी है वो कैसे पता, अभिक्रिया यहाँ पर हो चुकी है। अब वो कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली CaCl2 को हमने Na2SO4 में मिलाए और जब भी हम एक अणु को दूसरे अणु में मिलाते हैं और यदि कुछ नया उत्पाद बनता है, आप देख सकते हैं जैसे मैंने CaCl2 को इस Na2SO4 में मिलाए तो मुझे CaSO4 NaCl मिला, मतलब मुझे नए उत्पाद मिले, मतलब अभिक्रिया हो चुकी है। तो ये कब की कंडीशन है, ये अभिक्रिया के बाद की कंडीशन है। और ये कब की कंडीशन है, ये अभिक्रिया के पहले की कंडीशन है। हाँ, तो देखना अभिक्रिया के पूर्व जो आपका भार था वही भार अभिक्रिया के बाद है। बेसिकली अभिक्रिया के पूर्व, ये अभिक्रिया के पूर्व मतलब जब अभिक्रिया नहीं हुई थी का जो भार था वो 300 ग्राम था, और अभिक्रिया के बाद मतलब अभिक्रिया हो चुकी है और कुछ नए पदार्थ बन चुके हैं, ये तब की परिस्थिति है। तो उसका जो भार होता है वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली समान होता है। हाँ, मतलब आप किसी भी पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यदि पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता तो आप ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमें भार 300 ग्राम नहीं मिलता, 350 ग्राम मिलता है, 400 ग्राम मिलता, क्योंकि अभिक्रिया हुई। अब आप बोल रहे हो कि पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, और यदि पदार्थ को उत्पन्न किया जाता तो यहाँ पर नया पदार्थ बन जाता। अब नया पदार्थ बनता तो उसका अलग भार होता। हाँ, लेकिन क्या हमें ऐसा देखने मिल रहा है, यहाँ पर नहीं, भार आपको 300 ग्राम ही देखने मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं देखने मिल रहा, मतलब नया पदार्थ तो नहीं उत्पन्न हुआ है। अब यदि मान लेते हैं पदार्थ आपका नष्ट हुआ होता, पदार्थ क्या हुआ होता, आपका नष्ट हुआ होता, तो बेसिकली क्या होता, जो आपका भार होता वो बेसिकली 300 से क्या हो जाता, कम हो जाता। आपको यहाँ पर 270 मिलता, 250 मिलता है, 200 ग्राम मिलता। हमें एग्जैक्ट अभिक्रिया के पहले का जो भार था 300 ग्राम, हमें वही प्राप्त हुआ है, बेसिकली 300 ग्राम। हाँ, इसका मतलब है कि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही बेसिकली क्या है, आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ, यदि पदार्थ को नष्ट किया जा सकता तो यहाँ पर 300 नहीं, 300 से कम देखने मिलता, और यदि पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता तो यहाँ पर 300 नहीं, हमें 300 से ज्यादा देखने मिलता, लेकिन हमें 300 ही देखने मिल रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और यही क्या है, बेसिकली आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो बात आपको समझ में आई, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए एग्जाम में पूछेगा तो सबसे पहले आपको जो नियम है वो लिखना पड़ेगा और फिर आपको उदाहरण देना पड़ेगा, बेसिकली ये वाला जो कि मैंने आपको दिया है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है, नीचे बेसिकली लाइन लिख देना है। हाँ, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। अब हम आपके नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है बेसिकली आपका स्थिर अनुपात का नियम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेकंड नियम, जो कि है स्थिर अनुपात का नियम। देखिए
स्थिर अनुपात के नियम को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बेसिकली H2O का। सब H2O के बारे में जानते हैं। H2O क्या होता है? जल होता है। अब देखिए H2O में हाइड्रोजन कितनी होती है? बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, 2 होती है। देख सकते हैं H2O हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितनी होती है? बेसिकली 1 होती है। मतलब H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसका अनुपात कितना होता है? बेसिकली 2:1 होता है। हाँ, अब ये जो आपका जल है उसे आप कहीं से भी लाओ, उसे आप अमेरिका से लाओ तो भी आपको उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 2:1 ही देखने मिलेगा। यदि आप जल इजराइल से लाते हो तो भी आपको जल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात देखने मिलेगा 2:1 ही देखने मिलेगा। यदि आप चाइना से लाते हो, पाकिस्तान से लाते हो, देश के किसी भी हिस्से से लाते हो, और यदि आप प्रयोगशाला में भी जल का निर्माण करते हो तो भी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात देखने मिलेगा वो आपको कितना देखने मिलेगा? 2:1 ही देखने को मिलेगा। हाँ, मतलब जो आपका जल है, जो कि आपका H2O है, उसे आप इस दुनिया के किसी भी हिस्से से लाओ, कहीं पर भी बनाओ, किसी भी विधि से बनाओ, यदि आपका जल है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहेगा। यदि आप प्रयोगशाला में क्या बनाते हो? बेसिकली NH3 बनाते हो। क्या बनाते हो? बेसिकली NH3 बनाते हो। हाँ, तो आप बता सकते हो NH3 में नाइट्रोजन कितनी है आपकी? 1 है, और हाइड्रोजन कितनी बेसिकली आपकी? 3 है। मतलब कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो बेसिकली कितना है आपका? 1:3 है। अब आप अमोनिया को कहीं से भी प्राप्त करते हो, दुनिया के किसी भी हिस्से से प्राप्त करते हो, यदि आपने अमोनिया को प्राप्त किया है तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 ही मिलेगा। यदि आप बेसिकली कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस करते हैं तो बेसिकली उसमें जो आपका कार्बन होगा और जो ऑक्सीजन होगा उसका भी अनुपात निश्चित होगा। यहाँ पर बेसिकली CO2 में कार्बन कितना है? बेसिकली 1 है। ऑक्सीजन कितना है? बेसिकली आपकी 2 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:2। अब आप चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोगशाला में बना लो, आप चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप किसी भी विधि से बना लो। आपको यदि आपने कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वो 1:2 ही होगा। तो बात समझ में आई? यही आपके स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात का नियम यही होता है कि कोई भी आपका यौगिक हो, किसी भी यौगिक में, चाहे वो जल हो, अमोनिया हो, CO2 हो, मैं आपका और एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बता सकते हो हाइड्रोजन कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन कितनी है? बेसिकली 2 है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:2 है। आप इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसी भी विधि से बनाओ, कहीं से भी लाओ, यदि हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही लाए तो उसमें हाइड्रोजन आपको 2 ही मिलेगी, ऑक्सीजन 2 ही मिलेगी। अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:2 ही रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि किसी भी यौगिक में, चाहे वो जल हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो, जैसे किसी भी यौगिक में जो उसके तत्व होते हैं, बेसिकली जल में उसके तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अमोनिया में उसके तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है और बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन है। यदि मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड में उसके तत्व क्या है? बेसिकली कार्बन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यदि मैं इसके तत्व की बात करूं तो बेसिकली हाइड्रोजन है और क्या है आपका? ऑक्सीजन है। मतलब किसी भी यौगिक में उनके तत्वों का जो अनुपात होता है वो बेसिकली क्या होता है? आपका स्थिर होता है, निश्चित होता है, चाहे आप उसे किसी भी विधि से बनाओ। यही क्या है? बेसिकली आपके स्थिर अनुपात का नियम है। किसी भी यौगिक में हमने अमोनिया की बात की तो इसमें इसके जो तत्व है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उसका अनुपात 1:3 ही होगा। आप किसी भी विधि से बना लो। बेसिकली आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करी, ये एक यौगिक है, इसके तत्व कौन कौन से? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उनका अनुपात कितना है? बेसिकली 2:2 है। तो वो भी निश्चित ही रहेगा कि वो 2:2 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने अमेरिका से लाए तो इसका अनुपात वहां पर उसका अनुपात आपको 2:3 मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो अनुपात होगा, यदि आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाए हो, चाहे कहीं पर भी बनाए हो, किसी विधि से बनाए हो, तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:2 ही होगा। तो यदि एग्जाम में नियम लिखने को आता है तो आपको लिखना है स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी यौगिक में या किसी भी यौगिक में उसके तत्वों का
का अनुपात सदैव निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, चाहे वह किसी भी विधि से बनाए गए हो। तो बेसिकली बात समझ में, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, और उसके बाद आपको इस प्रकार से जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाए उसे आप लिख लेंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने दो नियमों का अध्ययन किया, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और फिर अध्ययन किया आपके स्थिर अनुपात का नियम। बाकी के जो नियम है, बाकी के जो 3 नियम है, इनका अध्ययन आने वाले हम वीडियोज में करेंगे।